छात्रों, कल से अपन लोग इनकम फ्रॉम सैलरी के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अपन और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो पटेल चौधरी की बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है 21। क्वेश्चन नंबर 21 को अपन देख रहे हैं और ये क्वेश्चन है, जयपुर से विधानसभा के सदस्य को 2 लाख रुपए वेतन के रूप में प्राप्त होते हैं। बताइए कि वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत कितनी राशि कर योग्य होगी। प्रश्न को थोड़ा ढंग से देख लें। जयपुर से विधानसभा के सदस्य को अपन कहते हैं एमएलए। वो एमएलए है और वेतन मिलता है 2 लाख रुपए। आपको दे रखा है कि उसको 2 लाख रुपए वेतन मिलता है। वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत कितनी राशि कर योग्य होगी, ये आप लोगों को प्रश्न जो दिया गया है वो इस तरह से टेस्ट करने के लिए दिया गया है कि आप लोग इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। केवल वेतन लिखा होना ही पर्याप्त नहीं है कि उसको वेतन शीर्षक की आय में शामिल कर लें। वेतन शीर्षक की आय में किसी आय को शामिल करने के लिए आप लोगों को ये बताई हुई है कि वहाँ पर एक नियोक्ता होना चाहिए और एक कर्मचारी होना चाहिए। नियोक्ता से वेतन मिलना चाहिए या कोई पारिश्रमिक मिलना चाहिए तो वो वेतन शीर्षक की आय में शामिल होता है, अन्यथा नहीं होगा। एमएलए का कोई नियोक्ता नहीं है, इसलिए एमएलए को जो वेतन मिलता है वो वेतन शीर्षक के अंतर्गत शामिल नहीं होगा और ये आय शामिल करेंगे अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। एक बात आप लोग ये ध्यान रख लें अच्छे से कि इनकम, किसी व्यक्ति की इनकम कहीं न कहीं शामिल होगी और शामिल करने के लिए आप लोगों को ये बता रखा है कि आय के 5 शीर्षक होते हैं। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो कोई भी आय स्पष्ट रूप से 4 शीर्षकों में आ जाएगी और अगर 4 शीर्षकों में स्पष्ट रूप से नहीं आती है तो एक 5वां और अंतिम हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें अपन उसको शामिल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आय शामिल ज़रूर होगी, अगर वो कर योग्य है तो कहीं न कहीं शामिल उसको करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 21 का था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 में ये कहते हैं, एक कर्मचारी को नियोक्ता से 12,000 रुपये प्रतिमाह वेतन के अलावा 1,200 रुपये प्रतिमाह भोजन भत्ता मिलता है और 900 रुपये प्रतिमाह भोजन पर वो व्यय कर देता है। भोजन भत्ते की कितनी राशि उसके वेतन में सम्मिलित की जाएगी। जो भी इनकम टैक्स में सवाल या क्वेश्चन आएंगे, छोटे या बड़े, उनमें सब में आप लोगों का ये टेस्ट किया जाएगा कि आपने थ्योरी को ढंग से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर थ्योरी आपने ढंग से पढ़ी है, थ्योरी आपको याद है, तो आपको प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भत्तों के बारे में आप लोगों ने देख लिया और मैंने अध्यापन करवाया है। भत्ते दे रखे हैं और उसमें आपको ध्यान रखना है कि करमुक्त कौन से हैं और जो करमुक्त नहीं है वो सारे बचे हुए कर योग्य हैं। यानी बचे हुए की कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। लिस्ट जो दे रखी है वो केवल टैक्स फ्री अलाउंसेज की है और टैक्स फ्री अलाउंसेज के अलावा जो भी भत्ते हैं वो सारे के सारे कर योग्य होते हैं। तो भोजन भत्ता या डाइट अलाउंस जिसको कह सकते हैं आप, या लंच अलाउंस कह सकते हैं, वो कर योग्य है और वो उसके ऊपर कर्मचारी कितना खर्च करता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भोजन के संबंध में भी अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो भोजन की सुविधा नियोक्ता कर्मचारी को दे सकता है, लेकिन वो प्रति खाना अधिकतम 50 रुपये की होती है और यहाँ पर भोजन की सुविधा नहीं दी गई है, यहाँ पर भोजन भत्ता दिया गया है, इसलिए कर योग्य है। तो 1200 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और ये राशि आ जाएगी 14,400।
और ये 14,400 रुपये उसके वेतन शीर्षक की आय में शामिल होंगे। नेक्स्ट ये दे रखा है 23, एक विकलांग कर्मचारी को घर से कार्यालय आने जाने के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह का परिवहन भत्ता प्राप्त होता है। परिवहन भत्ता यानी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस उसने कार्यालय आने जाने पर 1,000 रुपये प्रतिमाह का व्यय किया, उसने खर्चा किया है 1,000। ये सारी बातें थ्योरी की ओर इंगित करते हैं, जहां आपको ये देखना है कि वो खर्चा जो कर रहा है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। ये तो दे देंगे, लेकिन इनके देने का मतलब ये है कि बच्चा इस बात को जानता है कि नहीं जानता, या वो प्रश्न की भाषा में फंस जाता है। अगर थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है तो वो प्रश्न की भाषा में फंसेगा। तो यहाँ पर परिवहन भत्ता मिला और कर्मचारी है विकलांग। परिवहन भत्ता अब केवल विकलांग कर्मचारी के लिए ही कुछ सीमा तक कर मुक्त किया गया है। उसकी राशि थ्योरी में दे रखी है कि विकलांग कर्मचारी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जा सकता है, और वो दिया जा सकता है 3,200 रुपये, 3,200 रुपये। वो कितना खर्च करता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3,200 रुपये प्रतिमाह टैक्स फ्री है, और यहाँ जो भत्ता मिल रहा है वो 4,000 मिल रहा है। तो 4,000 में से 3,200 घटाने पर 800 रुपये कर योग्य भाग आता है एक महीने का। अब 800 को 12 से गुणा कर देंगे तो ये राशि आ गई 9,600, 12×8 = 9,600। ये क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है, कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा वस्तु में दिया गया उपहार किस सीमा तक कर मुक्त है। तो गिफ्ट आजकल दी जा सकती है वस्तु के रूप में, और उसकी कीमत होनी चाहिए 5,000 तक, तो कर मुक्त है। तो इस तरह से ये भी हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा है, कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा निःशुल्क भोजन की सुविधा। हाँ, यहाँ पर भोजन भत्ता नहीं दिया गया है, निःशुल्क भोजन की सुविधा। और वो आपसे पूछते हैं किस सीमा तक कर मुक्त होती है। कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा निःशुल्क भोजन की सुविधा किस सीमा तक कर मुक्त होती है। तो आप लोग लिखेंगे 50 रुपये प्रति भोजन के लिए, और वो कार्यालय समय में दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है, क्या निजी प्रयोग के लिए कर्मचारी को दी गई मोटर कार की सुविधा कर मुक्त हो सकती है। यदि हाँ तो उन परिस्थितियों को बताइए। निजी प्रयोग के लिए कर्मचारी को मोटर कार दी जा सकती है, लेकिन ये सुविधा कर योग्य है केवल विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के लिए। अगर वो कर्मचारी विशिष्ट नहीं है और फिर भी कार की सुविधा उसको दी गई है तो उसके लिए वो कर मुक्त होगी। उस कर्मचारी की वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ब्याज के ऋण की सुविधा कब कर मुक्त होती है। इंटरेस्ट फ्री लोन। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, सारे जो प्रश्न हैं इनके उत्तर थ्योरी में समाहित हैं। तो इन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन के बारे में आपको पूछा है कि यह कब कर मुक्त हो सकती है। तो जब लोन केवल 20,000 रुपये तक की राशि का दिया जाए तो ये सुविधा कर्मचारी के लिए कर मुक्त होगी, यानी इसके ऊपर जो ब्याज बन रहा है वो कर्मचारी की आय में शामिल नहीं होगी। लेकिन लिमिट लगा दी कि लोन की राशि होनी चाहिए 20,000, अमाउंट ऑफ लोन 20,000, तो कर्मचारी के लिए जो ब्याज है वो कर मुक्त होगा। फिर उसके बाद में 28 का दे रखा, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा कब और किस सीमा तक कर मुक्त होती है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा वो अगर उसके नियोक्ता की स्वयं की शिक्षण संस्था है तो वो दे सकता है, तो वो कर्मचारी के लिए कर मुक्त हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी प्रति माह प्रति बच्चा उसका खर्चा या नियोक्ता का खर्चा प्रति माह प्रति बच्चे पर 1,000 रुपये तक ही होना चाहिए। 1,000 रुपये से ज़्यादा का अगर खर्चा होता है प्रति माह प्रति बच्चा तो ऊपर की जो राशि है वो कर योग्य हो जाएगी। ये 28 का
फिर उसके बाद में दे रखा है 29। रमेश ने 1 अक्टूबर 2019 से 15,000 रुपये प्रतिमाह वेतन पर एक कंपनी में सेवाएं प्रारंभ करी। उसे सितंबर 2019 में इस कंपनी द्वारा अन्य कहीं नौकरी नहीं करने के लिए 30,000 रुपये की राशि भी प्रदान की थी। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए उसकी वेतन शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। रमेश ने इस कंपनी में सेवाएं प्रारंभ करी हैं 1 अक्टूबर 2019, यानी वो कर्मचारी बना है 1 अक्टूबर 2019 को, और इससे पहले 1 महीने पहले सितंबर में उसने कंपनी से 30,000 रुपये की राशि और प्राप्त कर ली। कंपनी ने यह कहा कि आप कहीं और कहीं नौकरी नहीं करोगे, तो ये 30,000 रुपये, लेकिन ये जब 30,000 रुपये मिले थे उस टाइम वो कंपनी का कर्मचारी नहीं था। तो ये जो 30,000 रुपये प्राप्त हुए हैं वो उस परिस्थिति में प्राप्त हुए हैं जब वो कंपनी का कर्मचारी नहीं था। जब कर्मचारी नहीं था तो वेतन शीर्षक की आय में वो आय शामिल नहीं होगी, यानी वो आय फिर अपन शामिल करेंगे 30,000 रुपये वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और जब से वो कर्मचारी बना है 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 20 तक, क्योंकि जो गत वर्ष समाप्त होगा वो 31 मार्च 2020 में होगा, तो 1 अक्टूबर 19 से मार्च 20 तक 6 महीने की अवधि होती है। 6 महीने में उसको मिलते हैं 15,000। आप मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 इंटू 6 90,000, और इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन और घटा देंगे 50,000 रुपये। हर कर्मचारी को ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट दी जाती है 50,000 की। तो 90,000 में से 50,000 घटाने के बाद में राशि बचती है 40,000। जो इन्होंने पूछा है वो आंसर है। इन्होंने पूछा है वेतन शीर्षक की कर योग्य है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ये फिर उसके बाद में अगले पन्ने पर जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो 30 से लेके 36 तक हैं। 30 से लेके 36 तक हैं। तो 30 का जो प्रश्न है वो इस तरह से दे रखा है कि शायद एक कंपनी में 1/6/19 को 53,000 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त हुए थे। उसको 53,000 रुपये मासिक मिलते थे। सेवा नियमों के आधार पर वेतन हर माह की अंतिम तारीख को देय होता है। ठीक है, वो कंपनी में सेवा करता है और महीने की अंतिम तारीख को उसका वेतन ड्यू हो जाता है, लेकिन भुगतान ये कहते हैं अगले माह की 10 तारीख को होता है। कर निर्धारण वर्ष 2021 में उसकी सकल वेतन की राशि ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी ज्ञात करनी है। आप लोगों को बहुत पहले ये बता दिया था और थ्योरी में सब कुछ दिया हुआ है। आय या तो ड्यू हो जाए या प्राप्त हो जाए, जो भी इसमें पहले हो जाता है उसके आधार पर ही उसको कर योग्य कर लिया जाता है। तो आय इसकी महीने की अंतिम तारीख को ड्यू हो जाती है, उसी हिसाब से अपन इसको ड्यू करते हुए वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे। तो इसने 1/6 से 53,000 रुपये मिल रहे हैं 1 जून से लेके दिसंबर तक 7 महीने हो जाते हैं, और फिर जनवरी फरवरी मार्च के 3 महीने और 7 और 3 10 महीने हैं। तो 10 महीने का वेतन इसको अपने को कैलकुलेट करना है। तो आप 53,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और ये राशि हो जाएगी 5,30,000। इसको भुगतान अगले माह की 10 तारीख को मिलता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ड्यू तो पहले ही हो चुका है। और ये कहते हैं यदि वेतन अगले माह की प्रथम तारीख को देय होता तो उसके सकल वेतन की राशि क्या होगी। तो ऐसी परिस्थिति में अगले माह की प्रथम तारीख को ड्यू होने का मतलब ये एक तरह से सरकारी कर्मचारी है, और सरकारी कर्मचारियों का वेतन वेतन के लिए गत वर्ष होता है मार्च टू फरवरी। तो उसी हिसाब से आप गणना करेंगे, और ऐसी परिस्थिति में इसका मार्च का वेतन नहीं लेंगे, केवल फरवरी का वेतन ही लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में 53,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को 9 से। अब की बार 9 महीने हुए क्योंकि अपने को फरवरी तक ही ले सकते हैं अगर ये सरकारी कर्मचारी होता, और अगले माह की पहली तारीख को सरकारी कर्मचारियों का ही होता है। तो इसलिए 53,000 मल्टीप्लाई
बाई 9 और 4,77,000 हो जाता। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि नियोक्ता ने राजीव को 1,20,000 रुपये का इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया और वो 1 मई 2019 को दिया। 19-20 के लिए सुविधा का मूल्य क्या होगा? तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया इन्होंने, तो सुविधा का मूल्य वो माना जाएगा जो SBI चार्ज करती है, और SBI चार्ज करती है 8.90%, ये दे रखा है आपको। और ये टैक्स फ्री ब्याज इसलिए नहीं होगा, कर मुक्त नहीं होगा, क्योंकि लोन की अमाउंट है वो 20,000 रुपये से अधिक है। तो पहले तो आप लोग ब्याज की गणना करें, और ब्याज की गणना करेंगे 1,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.90% से, और इस तरह से गुणा करते हैं तो ब्याज की राशि आती है 10,680। 10,680 ये ब्याज आया है आपका 12 महीने का, लेकिन इसने लोन लिया है 1 मई को, और गत वर्ष शुरू हुआ था अप्रैल में, तो अप्रैल का 1 महीना निकल गया, 12 महीने में से 1 महीना कम हो गया, तो ब्याज की गणना केवल 11 महीने की जाएगी। अभी अपन ने 10,680 रुपये की गणना करी, वो 12 महीने के हैं, तो आप लिखेंगे 10,680 बटे 12 इंटू 11, 11 महीने का कितना हुआ? वो हो जाता है 9,790, ये हो गया। और फिर उसके बाद में अगले जो 33, 34, 35 और 36, 33 और 34 से आप लोग करके देखेंगे, संभव होगा तो मैं कल एक बार पुनः इसको 33, 34 को बता दूंगा। 35, 36 के बारे में बताया है कि 35 में दे रखा है विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को परीक्षक के रूप में विश्वविद्यालय से प्राप्त पारिश्रमिक किस शीर्षक की आय मानी जाती है और क्यों? विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को परीक्षक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक किस शीर्षक की आय माना जाता है? मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पारिश्रमिक अगर नियोक्ता के अलावा किसी से मिलता है तो वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और अगर वही पारिश्रमिक नियोक्ता देता है, जैसे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, तो विश्वविद्यालय का मतलब ये मान सकते हो आप कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर या महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, वो यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है, और यूनिवर्सिटी से अगर उसको परीक्षक के रूप में, एग्जामिनर के रूप में पारिश्रमिक मिलता है तो वो वेतन शीर्षक की आय है। अन्य लोगों के लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। जैसे हम लोग भी परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं, सरकारी कॉलेजों के जो प्रोफेसर्स हैं वो भी परीक्षक के रूप में कार्य करते हैं, उनको भी पारिश्रमिक मिलता है, लेकिन वो उनके लिए होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और उसके बाद में है स्वेट समता अंशों से आप क्या समझते हैं? स्वेट शेयर्स वो होते हैं जो उन टेक्निकल कर्मचारियों को दिए जाते हैं जो किसी न किसी रूप में कंपनी की तकनीकी ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करते हैं। थैंक यू।